हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए न्यूज़पेपर के देखते हैं हम। 8 फरवरी। तो 8 फरवरी का देखते हैं। चलिए मेन पेज पर आते हैं सीधा। A shallow cut outlook for inflation growth can provide space for only more cut of 20% near term. A word after a word after a word is a power. सही है। आदित्य नायर, इस इनको देखा है, चीफ इकोनॉमिस्ट हेड रिसर्च एंड आउटरीच ICRA। आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन ग्रोथ कैन प्रोवाइड स्पेस, ठीक है देख सकते हैं हम। फॉर ग्रोथ से आरबीआई लोअर्स इंटरेस्ट रेट एज इकोनॉमिक मोमेंटम स्लोस, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन सजेस्ट स्पेस फॉर फर्दर ईजिंग। और कम कर सकते हैं, इनका बोलना है। तो देखते हैं अभी। जर्नीज एंड इमेजेस ऑफ डिपोर्टेशन ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स फ्रॉम द यूएस आर ट्रबलिंग, दे पॉइंट टू लार्जर एशियन प्रेडिकामेंट्स। द H1B पैराडॉक्स, इंडिया नीड्स टू स्टॉप सेलिब्रेटिंग ब्रेंडन एज अ मार्कर ऑफ ग्लोबल सक्सेस। सही बात है। अभी ब्रेन ड्रेन भी कम होगा, क्योंकि ज्यादातर तो पर इंडिया का एनवायरनमेंट वैसा नहीं है जैसा चाहिए। पर ठीक है, देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। यह रेस व्हाट शुड इंडिया शुड डू, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने क्या करना चाहिए अभी? AI रेस तो चल रहा है, ये देखना चाहिए। विनिंग बैक पब्लिक ट्रस्ट, फैक्ट चेकिंग, ठीक है। एन एनकम्पासिंग बजट, इट विल स्टिमुलेट इंक्रीज स्पेंडिंग। नहीं, ये थोड़े से इधर के। पुश फॉर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, वाई आरबीआई हैज कट द रेपो रेट। देखो, बजट बियॉन्ड द टैक्स ब्रेक, देख सकते हैं ये भी। डंकी, जर्नी दैट इंडियाज अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट अंडरटेक टू रीच द यूएस वाया मल्टीपल कंट्रीज, विल सी कंसिडरिंग द तेलंगाना डिस्प्यूट। चलिए देखते हैं एक एक करके। काफी ज्यादा आर्टिकल्स है। बजट बियॉन्ड द टैक्स ब्रेक देखते हैं अभी हम। फिर आरबीआई ने कट क्यों किया रेपो रेट, वो देखेंगे उसका इम्पैक्ट क्या है और क्यों कट करना पड़ रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। The Union budget for 2025-26 has provided a massive 1 lakh crore, 1 trillion relief to income taxpayer with the hope that the money left in their pockets will boost consumption demand and push the GDP growth rate above 6%. कि टैक्स नीचे कम करने का मेन रीजन वही था कि आप ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करें, ताकि जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 6% के ऊपर जाए। गवर्नमेंट्स कैन इन्फ्लुएंस ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ बाय द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज टुगेदर नोन एज फिस्कल पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा टैक्स टैक्स या फिर एक्सपेंडिचर के हिसाब से अगर कम ज्यादा करती है, तो उसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। अगर आरबीआई करती है तो उससे क्या बोलते हैं मुझे बताना। उससे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। चलो ठीक है, कोई नहीं। लेस टैक्स लीव्स consumers with more money to spend and triggers economic activity, spending more on creative productive assets relative to spending on everyday expenses such as salaries, current और revenue expenditure also helps overall growth GDP। तो वही इन शॉर्ट वही बोल रहे, अगर आप टैक्स कम दे रहे हो तो आपको पैसा कम भरना पड़ेगा, और आप जो है वो ज्यादा मनी स्पेंड कर सकते हो, उससे जो है ट्रिगर हो सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिसअपॉइंटिंग फिजिकल इम्पल्स, the government did both these things in the budget, and yet an inspection of the budget number suggests that the huge tax break, notwithstanding overall impact on the growth, also called the fiscal impulse of the union budget, may be negative or at best neutral. Analysis by the independent research agency suggests a likely negative fiscal impulse of the budget. This remains true even after the improved quality of the central government's expenditure is factored in. अच्छा ठीक है, छोड़ो। बजट प्रायोरिटीज ओवर द इयर्स, लुक एट द डाटा प्रेजेंटेड इन द टेबल अलॉन्ग साइड। ठीक है, देख सकते हैं। ऑल डाटा इन लाख करोड़ है ये। एनुअल CAGR कितना है? 10, 8, 9, 18। सबसे ज्यादा इसका ही है, 18 ही है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। चलो देखते हैं अभी क्या बोलना चाहते हैं। The idea is to understand the rate at which the economy grew, both the overall GDP as well as the incomes and expenditure of the average Indian and of the corporate sector, and compare it with the rate at which the union budget and its key components grew over the past 10 years, that is financial years 16 से लेकर 25 तक है। ठीक है। चलो हम सीधा देखते हैं टेक अवेज क्या है ये टेबल से। India's annual GDP grow at 10% in nominal terms in during this period. In comparison, per capita GDP at ठीक है, साइज बढ़ गया कम हो गया। ठीक है वैसे। Data from the Economic Think Tank Center for Monitoring Indian Economy show that annual sales, ठीक है, मतलब सच इतना फिक्स तो नहीं आएगा। अपशॉट डाटा देखो, मैं पहले जो हमारा बैकलॉग है, अभी तो आ गए हम कितने, 8 तारीख तक आ गए ना। तो 9 तो संडे रहता है, तो उस पर तो नहीं था। 10 तो आज है। तो फिर अभी कल, कल या परसों, कल तो हो जाएगा, 10 और 11 हो जाएगा मतलब। तो परसों मैं पूरा एक अच्छा खासा बजट का पूरा एनालिसिस निकाल लेता हूँ, ठीक है।
अभी अभी के लिए देख सकते हो ये इतना ज़्यादा फैक्चुअली दिया है इन्होंने, कुछ एनालिसिस तो दिया नहीं है, फैक्ट्स ही कोट कर रही है ज़्यादातर तो अभी हम देखते हैं आरबीआई ने कट क्यों किया रेपो रेट और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। वैसे मैं डिस्कस करने वाला था पिछली बार ही करने वाला था, पर ठीक है मैं बोला ये अलग से आर्टिकल आएगा ये। 6 member मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ऑन फ्राइडे रिड्यूस द रेपो रेट द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू अदर बैंक। देखो आरबीआई जो है वो उसका पैसा बैंक्स को देता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो ये इंटरेस्ट रेट को ही बोला जाता है रेपो रेट। ठीक है, अगर ये ज्यादा रहा तो बैंक्स को आगे, अभी समझो ये बैंक है, मान के चलो ये 4% रेट है इसका, तो अभी बैंक्स को इनको 4% देना है, तो अभी इनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, तो ये आगे जाके कुछ तो काट बिट के 6 या फिर 8% तक ये आगे लोगों को लोन प्रोवाइड करेगी, ये जो पैसा आएगा, और उसमें से जो 4% है इधर देगी, और 4% का एक्सपेंसेस जो भी रहेगा वो कुछ ना कुछ तो मेंटेन करने के लिए ये करती है। अगर ये रेट इन्होंने कम कर दिया, समझो मान के चलो 4.5 था तो 4.25 हो गया, मतलब 25 बेसिस पॉइंट से कम किया, 1 बेसिस पॉइंट मतलब 1% रहता है। ठीक है, तो एक मतलब 0.01%, तो अभी इन्होंने कम किया तो ये भी कम हो जाएगा, 8.5% था तो इधर भी 8.25 या फिर जितना हो सकता है उसके आसपास कम करेंगे, तो ये कम किया मतलब क्या, लेंडिंग ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा लोग बोरो कर सकते हैं बैंक से, तो वो बात है, और ये सब इम्पैक्ट वो हम देखने मिलेंगे अभी। चलो देखते, ब्रिंग इट डाउन टू 6.56% टू 6.25, अभी 6.5 था, 6.50 था तो 6.25 पर आ गया। दिस वॉज द आरबीआई फर्स्ट रेपो रेट कट इन नियरली 5 ईयर्स, 5 सालों में अभी रेट कट किया है इन्होंने। द डिसीजन विल लीड टू फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स, जैसे देखा हमने इंटरेस्ट रेट्स फॉल हो गए अभी आगे जाके, एंड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑन होम एंड पर्सनल लोन, तो होम और पर्सनल लोन पर भी अच्छा खासा असर गिरेगा, क्योंकि ये जो लेंडिंग रेट है इनका ये कम होने वाला है। अभी आरबीआई ने कट क्यों किया रेपो रेट, तो स्पेशली वही बात है कि स्टिमुलेट करना है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया मेकिंग बोरोइंग्स चीपर फॉर इंडिविजुअल्स, अभी बोरोइंग चीपर हो गई ना, अभी 8.5 से सीधा 8.25 अगर आप लाख करोड़ मतलब इन द सेंस लैक्स या फिर करोड़ की बात करें तो 0.25% भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, ऑलमोस्ट लैक्स में जाता है इसका अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो। देर बाय इंकरेजिंग स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो आप स्पेंड करो इन्वेस्ट करो। सेंट्रल बैंक होप्स दैट दिस विल अल्टीमेटली इंक्रीज जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इससे क्या होगा, एक साइकिल दे दी देखो, आपने खर्चा किया किसी प्रोडक्ट पर, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, कंपनी को समझ में आ जाएगा कि इसकी खर्चा हो रहा है, ये जा रहा है प्रोडक्ट बाहर ज़्यादा, ये एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसे अभी अभी 140 करोड़ के आसपास, क्या अभी समझ लो कितना हो सकता है, तो कंपनी को लगेगा कि इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इसका प्रोडक्शन बढ़ाएगी, अभी प्रोडक्शन बढ़ाएगी मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करेगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनका पगार बढ़ेगा ओवरऑल, फिर ये कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, समझ में आ गया ये, तो इसलिए जॉब क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऐसा इनका मानना है। ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो, पर चांसेस हर मोर की ये हो सकता है। A rate cut can also help maintain price stability while supporting growth as inflation is within the RBI's target range, which is 4% with a leeway of plus or minus 2%। देखो आरबीआई का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है पता है, क्या लगता है आपको क्या रहेगा आरबीआई का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाम बहुत सुना रहेगा, नाम तो सुना ही होगा, तो उसका मेन काम क्या है, तो मेन काम है इन्फ्लेशन को टारगेट, मतलब इन्फ्लेशन को ज़्यादा बढ़ने ना देना या फिर ज़्यादा घटने भी ना देना, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने हमने एक रेंज रखी है 4 + -2, मतलब क्या, 2 से लेके 6% तक ये इन्फ्लेशन अच्छा खासा रहता है, हेल्दी रहता है अपनी इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन भी जरूरी है, नेसेसरी एविल है पर जरूरी है, तो अभी हमारा इन्फ्लेशन कहाँ पर है, 5.2% पर है, जो कि हम थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं। रिडक्शन इन द रेपो रेट अलाइंस इंडिया विद ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, देखो अभी एक प्रॉब्लम आता है इन्फ्लेशन में, प्रॉब्लम क्या आता है पता है क्या, अगर सबके हाथ में पैसे आने लग गए ना, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी, पर उस रेट से अगर प्रोडक्शन नहीं रहा वो इसका, सब मान के चलो ब्रेड है, ये बिस्किट है, ये बटर है, ठीक है, बहुत सारे लोग आने लग गए, ये ब्रेड बटर और ये बिस्किट मांग कर रही है बहुत, पर उस लेवल पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसके जो रेट्स है वो बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप सभी की डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे तो ये रेट बढ़ेगा, इसका भी रेट बढ़ेगा और इसका रेट बढ़ेगा, इसी को बोला जाता है इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है तो ये एक समस्या आ सकती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी कट किया है इन्होंने। अभी इंपैक्ट क्या रहेगा, ऑल एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स, अभी जो भी लेंडिंग रेट्स रहते हैं तो वो भी कम होने वाले हैं। लेंडिंग रेट सेट बाय बैंक्स बेस्ड ऑन एक्सटर्नल बेंचमार्क सच एज द रेपो रेट विल कम डाउन बाय 25 बेसिस पॉइंट्स इन रिलीफ टू बोरोवर, जिसने भी बोरो किया है पहले उन्होंने 8.5% से लिया रहेगा, अभी 8.25% ही देना पड़ेगा, तो ईएमआई वगैरह इनका थोड़ा सा नीचे गिर सकता है। लेंडर्स में ऑल्सो रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स दैट आर लिंक टू द ऑन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, तो ये भी है, मिनिमम लेंडिंग रेट रहता है बिलो विच बैंक इज नॉट अलाउड टू लेंड, मतलब एमसीएलआर मतलब क्या, इस रेट के नीचे ये दे ही नहीं सकते बैंक, तो ये मिनिमम बेंचमार्क रहता है ये बैंकों के लिए। ठीक है, before the announcement of the cut on Friday, there had been an increase of 250 basis points in the repo rate since May 2022. As a result, banks increased their repo-linked EBLRs by a similar magnitude over the years. The one-year median MCLR increased by around 75 basis points measured by, मतलब देखो
ये अनाउंसमेंट के पहले जरा बैंकों ने भी काफ़ी हद तक इन्होंने बढ़ा दिया था रेपो रेट 2022 से लेके 2000 दिसंबर 2024 तक 175 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया था. Although lower repo rate has several benefits, it can lead to higher inflation as increased money supply and lower interest rates can drive up prices. It can also reduce the interest earned on savings, making it less attractive for individuals to save. अभी सेविंग्स रेट भी कट होगा ये, तो सेविंग्स रेट कट होगा तो ये ज़्यादा लोग बैंक्स में रखेंगे नहीं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हाथ में रखेंगे या फिर एक्सपेंस करेंगे. तो उससे क्या हो सकता है, मनी सप्लाई बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स कम होगा, तो प्राइसेस बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ये जैसे मैंने बताया. Not only the RBI decision to cut the repo rate depends on various factors including inflation, economic growth and global economic trends. तो एक ही फैक्टर पर नहीं करेंगे ये. देखो आप 0.25 बेसिस, अब आप गूगल कर लेना 0.25 बेसिस अगर पॉइंट ये इतना कम करती है तो मनी सप्लाई कितना बढ़ता है जरा देख लेना, लाख करोड़ में जाता है. ठीक है. व्हाट डू जीडीपी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन से? इन द December 2024 मॉनेटरी पॉलिसी द आरबीआई स्लैश द जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू 6.6% फॉर FY 2024-25 फ्रॉम एन अर्लियर projection of 7.2%. It has now projected a GDP growth of 6.7% of ठीक है. सुमन चौधरी. The Indian economy has witnessed a slowdown in the current fiscal with consensus estimates of 6.4%, 8.2%, 5.2%, 4.5%. ठीक है. इंडिया जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर द एस्टिमेट ही करते जा रही है. कुछ तो बताओ यार. रिटेल इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू इतना होने वाला है. ग्लोबल प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल्स हैव आल्सो सफर्ड. तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है. चलो ठीक है. मोटा मोटा तौर पर तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि रेपो रेट कट होने से क्या हो सकता है और क्यों किया है इन्होंने. ठीक है. अभी स्लो डाउन है इसलिए करना पड़ा है, नहीं तो इतनी ज़रूरत नहीं थी. एआई रिस्क देखते हैं हम अभी सीधा. नहीं तो ये इधर भी आरबीआई के ऊपर था ना कुछ, तो आरबीआई के ऊपर इतना अभी देखने की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से. ये हो गया है हमारा. ठीक है. ये कर दिया है हमने, इसी में पूरा इन्होंने एनकम्पास कर दिया अच्छे से. चलिए इंडिया क्या करना चाहिए, अभी एआई रेस चल रहा है इतना, इंडिया ने क्या करना चाहिए. Just a fortnight back, the US committed billions to semiconductor investments with the Stargate initiative, laying the groundwork for its technology future. The aim was to create 1 lakh jobs and secure pole position for the US in AI. In another part of the world, an open source AI model emerged in DeepSeek, shaking the foundations of proprietary system with its unmatched cost efficiency and performance. DeepSeek developed an open source product in less than 2 years with 200 employees and less than 10 million in capital. In comparison, OpenAI boosted 4,500 employees and 6.6 billion in funding. OpenAI CEO Sam Altman, who previously called India's efforts to develop its own AI models totally hopeless, has made a complete about turn and said that India should take a leadership role in the AI space. The global AI race has begun, which each week the world bears witness to groundbreaking innovation that push the boundaries of what we once thought possible. With its young population and a well-established DPI, India needs to rapidly develop capabilities to lead the next phase of the revolution. देखो, पहली बात तो इन्होंने समअप किया कि यूएसए अच्छा खासा सोच के बैठा था कि भाई हम अभी अच्छा इनिशिएटिव डालेंगे, सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट करेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उससे 1 लाख जॉब्स हो जाएगी और एक हम जो है वर्ल्ड में पोल पोजीशन पे रखेंगे, एकदम टॉप में रहेंगे एआई के इसमें. उसके एक रात पहले की बात है और एक रात की बात, डीप सिक जैसे ही आता है सीधा मार्केट क्रैश होता है इनका यूएसए का. $1 ट्रिलियन किसको बोलते हैं पता है आपको? कर लेना सर्च कितना करोड़ होता है वो. एक ऐप आता है छोटा सा डीप सीक करके, 200 एम्प्लॉय मिलकर बनाया 2 साल के लिए और 6 मिलियन कॉस्ट आया इसका. एज कम्पेयर टू ओपन एआई जो कि 4,500 एम्प्लॉय लगे थे, 6.6 बिलियन फंडिंग लगी थी इन्हें. पर ऐसा देखा तो स्टार्टिंग हुआ है तो स्टार्टिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही रहेगा. अभी इसका बेस लेके इन्होंने ये बनाया तो मैं इनको दोष नहीं दूंगा. पर ये बोल रहे थे कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिना $1 बिलियन खर्च करे आपको एआई बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने पूरा ओपन चैलेंज ही दिया था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, पर ऐसा हो गया है. तो अभी ये बोल रहे हैं कि जो ओपन एआई के सीईओ है तो वो बोल रहे हैं कि इंडिया ने अभी थोड़ा सा, अभी इंडिया का डीपीआई भी अच्छा है. डीपीआई मतलब क्या, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है. तो इंडिया ने उनके और हमारे पास ये भी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, तो उसका यूज करके हम अच्छे खासे कैपेबिलिटीज और नेक्स्ट फेज के लिए हम एआई के करना चाहिए. इंडिया हैज 4,20,000 एआई प्रोफेशनल्स, फोर्थ लार्जर देन मेनी नेशंस एंटायर टेक सेक्टर्स. तो 4,20,000 एआई प्रोफेशनल्स है, जो हार्डली बहुत सारे नेशंस मिलाकर इतना होगा. A 92% AI adoption rate amongst enterprises, the highest in the world, and a $17 billion market potential. These are the building blocks of a new technological superpower. The government's commitment is unequivocal. Its India AI mission is clear declaration of intent. Our developer community is the second largest in the world behind only the US. India has 20 to 40 plus Gen AI startups, of which 70% cater to industry specific challenges in sectors such as healthcare, education, BFSI, agriculture. देखो
देखा जाए तो हमारे पास तगड़ा मैन फोर्स है, ठीक है। 92% एआई अडॉप्शन रेट है, 17 बिलियन मार्केट का पोटेंशियल है हमारे पास। और हम एक नया टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बन सकते हैं, इसका भी है हमारे पास, मतलब पोटेंशियल तो है। और हमने ये और अच्छे से करने के लिए हमने इंडिया एआई मिशन भी लॉन्च किया है, जो क्लियर डिक्लेरेशन देता है कि हमारा इंटेंट क्या रहने वाला है। और सेकंड लार्जेस्ट है हमारी डेवलपर कम्युनिटी, यूएस के पीछे। आधे से ज़्यादा इंडियंस है, वो अलग बात है, पर यूएस के बाद हमारा ही नंबर आता है सेकंड लार्जेस्ट में। और स्टार्टअप्स भी, जनरेटिव एआई के स्टार्टअप्स भी हमारे पास अच्छे खासे 240 है, उसमें से 70% जो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक चैलेंजेस को कर रहे केटर, मतलब जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह वगैरह। अभी एग्जांपल के तौर पर इन्होंने सर्वम एआई लिया है, ये बिल्डिंग अ फाउंडेशनल मॉडल विद इंडियन लैंग्वेज, तो इंडियन लैंग्वेज के ऊपर ही काम कर रहा है। नीरामाई ये हेल्थ टेक स्टार्टअप है, यूजिंग एआई टू डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए ये निर्माई है। फिर भाषिनी है, ब्रेकिंग लैंग्वेज बैरियर्स विद बिल्ट इन सपोर्ट ऑफ फॉर 22 प्लस लैंग्वेज टू मेक कम्युनिकेशन मोर इंक्लूसिव। अभी भाषिनी नाम में ये भाषा रहेगा, तो 22 लैंग्वेज से भी ज़्यादा ये कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। इट हैज़ ऑलरेडी पावर्ड ओवर 100 मिलियन इन्फ्लुएंसेस, प्रोवाइडिंग इट्स वाइड स्प्रेड यूज एंड रिलायबिलिटी। तो अभी भी यूज में है। With such a vibrant ecosystem of innovation, we have the necessary foundation to catalyze both the pace and scale of a new wave of digital transformation. India's story of is one of a billion plus people fundamentally reimagining its digital architecture in less than a decade. First, look at what we have achieved in financial inclusion. We took bank account penetration from 30% to over 80% in just 7 years. 7 सालों में हमने 30% से लेकर सीधा 80%, मतलब हर एक का बैंक अकाउंट होने वाला, मतलब हो हुआ है 7 सालों में बस। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ सेड दिस शुड टेक 47, क्या 47 क्या 47 years. By rethinking DPI, we cut the cost of opening a bank account from $23 to just 15 cents. Second, examine the scale of digital payments. 568 billion in a monthly UPI transactions, with India handling 49% of global real-time payments. More than just the digitalization of existing payment flows. देखो, हम डिजिटली भी काफ़ी तगड़े हो गए हैं हम अभी। पहले तो बैंक अकाउंट हमने लिंक किया, उसका भी कॉस्टिंग कम कर दिया। सेकंड, हमने डिजिटल पेमेंट्स हमारा हाई स्केल पर है, और रियल टाइम पेमेंट्स पर हमारा 49% है, इंडिया हैंडल करता है उतना। India has created entirely new economic behavior and possibility. This infrastructure has created a completely new generation of technology companies. We built close to 108 unicorns in this period, powered by DPI. From payments, we moved to healthcare startups using health stack, lending platforms leveraging the account aggregator framework, and commerce companies building on top of open networks. Third, look at how DPI proved transformative during a crisis. During the pandemic, we could instantly transfer 4.5 billion to 160 million people. From construction workers to farmers, from rural women to rural workers, India facilitated direct instant leakage free transfers when they needed it most. तो सेकंड तो वही था, यूपीआई ट्रांजेक्शन। थर्ड भी है इंपॉर्टेंट, यूपीआई ट्रांजेक्शन है। जैसे हमारा पैंडेमिक था, तो तब हम बाहर तो नहीं निकल सकते थे, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, फार्मर्स है, उनके डायरेक्ट अकाउंट में जा रहे थे। 4.5 बिलियन ट्रांसफर किया हमने 160 मिलियन लोगों को। On this open source interoperable infrastructure, we created an ecosystem that allows both public and private innovation to flourish. The results speak for themselves. 14 million business registered on GST, 863 million internet users, and an expected 13.42% digital economic growth rate. With a globally recognized talent pool, relatively low cost, low electricity cost, abundant land, a vast reservoir of data, and strong government support for an aspirational entrepreneurial vision, we should lead this race. तो हमारे पास अच्छा खासा सब तैयार है, बस हमें अभी उतरना है मैदान में। अ फाउंडेशनल पिलर ऑफ द एआई इकोसिस्टम दैट डिमांड्स अर्जेंट अटेंशन इज हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जीपीयू जो है ब्रेन है एआई के, एंड द की पिलर ऑन विच मशीन इंटेलिजेंस इज बिल्ट। The Biden administration is one of its last orders issued the AI division rule, thereby putting severe controls and restrictions on import and export of GPU computing facilities. Despite India being a Quad partner, the US put it under the Tier 2 category, restricting the import of advanced GPUs as well as large-scale training of frontier AI models. This places a severe handicap on India's ability to develop and grow as an AI power. देखो, अभी जो यूएसए है, उनके पास जीपीयूज काफ़ी है। तो अभी जैसे ये आ गया है, चाइना वाले ने जैसे विदाउट जीपीयूज भी बना दिया उन्होंने, मतलब तगड़े जीपीयूज हैं उनके पास, उन्होंने किया रहेगा। पर हम भले क्वाड में है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, और मुझे 2 कंट्रीज के नाम बताना, फिर भी हमें टायर 2 कैटेगरी में डाल दिया है उन्होंने। मतलब हमारे ऊपर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि आपको इम्पोर्ट नहीं मिलेगा एडवांस जीपीयूज का, और लार्ज स्केल ट्रेनिंग भी नहीं देंगे ये ज़्यादा। तो इसके वजह से हमारी जो एबिलिटी है वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है। इंडिया मस्ट टेक डिसाइसिव स्टेप्स टू बिल्ड एंड फोर्टिफाई द हार्डवेयर बैकबोन पावरिंग एआई सिस्टम्स, ensuring that they deliver unmatched efficiency, reliability, and scalability. Owning our AI hardware capabilities is a necessity for securing independence in an increasingly tech-driven world. Investments in AI hardware will create jobs, attract significant capital while also देखो, पहले भी हम थोड़ा सा डिपेंडेंट थे यूएसए पर, जैसे अनाज हो गया, जीपीएस हो गया। तो अभी हम खुद का जैसे बनने लग गए,
तो एक डिपेंडेंसी बहुत हद तक कम होती है, मोनोपोलाइज नहीं करते, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, तो वो एक बात है। और एआई का भी वैसा ही होने वाला है, और आगे जाके हमारा खुद का एआई मॉडल होने वाला है, डोंट वरी। By developing robust hardware ecosystem, India can position itself as an indispensable partner in global supply chains, amplifying its influence on the international stage. Nurturing cutting-edge research and cultivating homegrown expertise will unlock breakthrough that solidify India's leadership in AI hardware innovation. Finally, championing, ठीक है, चलो ठीक है, ये अच्छी बात है। To maintain our sovereignty in technological advancement and lead from the front, we must now allow ourselves to become a technology colony of the US and China. This requires us to do the following. अभी क्या क्या करना चाहिए? First, India must innovate in a nimble, less energy consuming, cost effective manner. We must do more from less, like इसरो। इसरो ने जैसे काम किया है, कम से कम रिसोर्स यूटिलाइज करके हम सीधा मंगल तक गए फर्स्ट अटेम्प्ट में, वैसा ही एआई में भी वैसा ही करना चाहिए, हमने इसरो से सीखना चाहिए। सेकंड, ओपन सोर्स इज द वे फॉरवर्ड, बट वी मस्ट क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट इनकरेजेस ब्रिलियंट एंड क्लेवर इंजीनियरिंग। तो ओपन सोर्स भी करना चाहिए। ओपन सोर्स मतलब क्या, सभी के लिए अवेलेबल, पर थोड़ा सा क्लेवर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। वी मस्ट कन्वर्ट सॉफ्टवेयर विद कंप्यूटिंग पावर टू अचीव सॉल्यूशंस फॉर प्रेसिंग चैलेंजेस लाइक इंप्रूविंग लर्निंग एंड हेल्थ आउटकम्स आर द एट द लोएस्ट कॉस्ट। तो हम जो भी अभी जो चैलेंजेस आ रहे हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, तो उसको सोल्यूशन के पीछे लगना चाहिए, जैसे कि इंप्रूव करना लर्निंग या फिर हेल्थ आउटकम्स के ऊपर जरा लोअर कॉस्ट आना। थर्ड, वी मस्ट बिल्ड सॉवरन फ्रंटियर मॉडल्स दैट आर बेस्ड ऑन आवर डाटा सेट्स एंड डू नॉट हैव एनी इनहेरेंट बेसिस। इट शुड बी बायसेस एंड इट शुड बी एन एंड टू एंड एआई सिस्टम दैट नॉट जस्ट द एप्लीकेशन लेयर। तो थोड़ा सा हमारा खुद का डाटा सेट्स होने चाहिए और कोई बायसेस नहीं होने चाहिए उसमें, और एंड टू एंड एआई इकोसिस्टम होना चाहिए, ताकि कोई छेड़खानी ना करे उसमें। Four, since India has 22 recognized official languages and a vast number of local dialects, we must build multilingual, multimodal foundational models. Language के ऊपर हमने बढ़ना चाहिए। Five, quad partner India should secure its position among Tier 1 countries, the realm of AI diffusion, and not be subject to any restrictions or controls. तो AI Tier 1 countries में हमने जाना चाहिए, ताकि हमारे पर ज़्यादा restrictions ना लगे। Six, there must be a sense of great urgency and mission driven approach. तो अभी थोड़ा सा पेस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी जैसा चल रहा है, तो पेस पकड़ना चाहिए। अभी एआई का रेस अभी कहाँ तक जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। When future generations write the history of AI, they must mark this decade as the moment when India transformed from a service provider to a global innovator. ये भी सही है। तो अगर इन फ्यूचर अगर बच्चों को बताना रहा तुम्हें कि भाई अभी देखो ये इतना एआई रेस चल रहा था, पर अचानक इंडिया ने ऐसा कुछ बना दिया, सीधा हम सर्विस प्रोवाइड करने वाले से सीधा हम इनोवेटर बन गए, जो कि देखेंगे हम आगे। चलिए, तगड़ा अच्छा था आर्टिकल। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। मिलते हैं फिर, उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। मिलते हैं फिर। जय हिंद।